राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के शासन को विपक्ष तो जंगलराज बताता ही है, साथ ही समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की टिप्पणियों से भी राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। गुजरात राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि स्थानीय निकाय चुनाव 26 अप्रैल को होंगे। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता तत्काल लागू हो जाएगी, जिसे व्यापक रूप से मिनी आम चुनाव कहा जा रहा है। पश्चिम एशिया में गहराते भू राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने भारतीय बॉन्ड बाजार में खलबली मचा दी है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की कथित मनमानी पर निशाना साधते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के माध्यम से उन्हें एक स्पष्ट संदेश भेजा जाना चाहिए। पश्चिम एशिया में भड़कती युद्ध की आग ने पूरी दुनिया को झुलसा दिया है, लेकिन इस वैश्विक संकट के बीच भारत में हालात को नियंत्रित रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह 24 घंटे मोर्चा संभाले हुए हैं, वह अपने आप में एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की मिसाल बन चुका है। केरल की सत्ताधारी वामपंथी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें राज्य भर में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कल्याणकारी और विकासात्मक उपायों का मिश्रण पेश किया गया है। दिल्ली की पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने हरित कार्य योजना 2026-27 के तहत 22 विभागों के सहयोग से 70 लाख से अधिक पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर सत्ता के लिए जंग की रणभेरी बज चुकी है। केरल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस यूडीएफ ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें कल्याण पेंशन को 3,000 रुपए तक बढ़ाने और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसे बड़े वादे शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम की जनसांख्यिकी में अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों को एक समस्या बताते हुए उन्हें हटाने की बात कही। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के रमेश नगर स्थित पानी टंकी प्रांगण दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय में अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा हवन व भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश खुराना, ऑल इंडिया S&M न्यूज़पेपर फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ संपादक ललित सुमन, समाज सेवी सुशील तलवार, दिल्ली जल बोर्ड के AE राकेश कुमार, इंद्रजीत सिंह तोमर उर्फ गुड्डू, JE उज्जवल, MK मदान, सेवानिवृत्त ZE, JE अरुण कुमार प्रताप सहित उपस्थित सभी दिल्ली बोर्ड के कर्मचारी, भाजपा नेता राजीव गुप्ता, राज कपूर, संजय मल्होत्रा, निगम पार्षद पुनीत राय एवं सोनी सहित क्षेत्र के विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने भक्ति, सेवा और समर्पण की भावना के साथ आयोजन में सहभागिता की तथा दिल्ली की बेहतरी, सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और निरंतर विकास के लिए मंगल कामनाएं व्यक्त की। इस अवसर पर विधायक हरीश खुराना व वरिष्ठ संपादक ललित सुमन ने लंगर वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित इस भंडारे में क्षेत्र के नागरिकों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जिन्होंने भंडारे का लाभ उठाया और प्रभु से सभी के जीवन में शांति, शक्ति और समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना की।
भारत सरकार ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने ऊर्जा आपूर्ति और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर ताजा जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और अगले 60 दिनों के लिए आपूर्ति सुनिश्चित कर ली गई है। सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं और पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि रिटेल आउटलेट पर आपूर्ति सामान्य है और कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। साथ ही प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और पीएनजी के विस्तार के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रूड सप्लाईज अगले 60 दिन के लिए टाइड अप है। हमारी क्रूड इन्वेंट्रीज आर सफिशिएंट। रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। इस संबंध में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ इस तरह की खबर सुनने को मिली कि सल्फ़र की सप्लाईज़ में कुछ इशू है। मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि क्योंकि हमारी रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, इसलिए सल्फ़र की कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे रिटेल आउटलेट्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी के बावजूद भी पंप के प्राइसेस में कोई इंक्रीज़ नहीं किया गया है। भारत सरकार ने प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी में रिडक्शन किया है और कुछ भार हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी उठा रही हैं और लगभग 24 रुपये का अंडर रिकवरी पेट्रोल के ऊपर और 104 रुपये का अंडर रिकवरी डीजल पर लीटर डीजल पर है। इसके अलावा नेचुरल गैस की सप्लाई डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को 100% एश्योर्ड है और जैसा कि मैं आपको बताती आ रही हूँ कि भारत सरकार ने पीएनजी के एक्सपेंशन के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे हमारे एलपीजी के ऊपर जो प्रेशर है वो ईज आउट होगा। इसी क्रम में आपको मैं याद दिलाना चाहूँगी कि भारत सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया था और जिसमें ये कहा था कि 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी दी जाएगी अगर स्टेट गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के द्वारा पीएनजी एक्सपेंशन को प्रमोट करेंगे। इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी कि लगभग 8 स्टेट्स और 8 स्टेट्स को एडिशनल एलोकेशन दिया जा रहा है और 3 स्टेट से एप्लीकेशन आया है जो अंडर कंसिडरेशन है। पिछले एक माह में लगभग 3,33,000 पीएनजी कनेक्शंस दिए गए हैं, उनको गैस सप्लाई की गई है। इसके अलावा 2,90,000 नए कनेक्शन भी दिए गए हैं और 3,61,000 के आसपास न्यू रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त हुए हैं। एलपीजी के सप्लाई के संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी कि पेट्रोल और डीजल की तरह ही इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी के बावजूद प्राइसेस आर स्टेबल। कोई एलपीजी घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई इंक्रीज नहीं किया गया है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्राई आउट नहीं है और सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पर्याप्त एलपीजी उपलब्ध है। लगभग 95% रिफिल बुकिंग ऑनलाइन प्राप्त हो रही है और लगभग 85% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा दी जा रही है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि भारत सरकार ने एक ऑर्डर भी इशू किया है और उसमें ये कहा गया है कि अगर किसी उपभोक्ता के पास पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन है तो वो पीएनजी सरेंडर करें। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगी कि एक पोर्टल है mypngd.in। इस पोर्टल पर उपलब्ध इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लगभग 12,400 लोगों ने एलपीजी कनेक्शंस को सरेंडर किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कमर्शियल सप्लाईज को लगभग 70% तक रेस्टोर किया गया है और इसके अंदर रेस्टोरेंट्स, ढाबा, होटल, कैंटीन, सब्सिडाइज कैंटीन, स्टेट रन कैंटीन को प्रायोरिटाइज किया गया है। इसके अलावा 5 किलो का सिलेंडर माइग्रेंट लेबर को देने की भी बात की गई है, प्रायोरिटाइज करने की। इस संबंध में लगभग 23 मार्च से लगभग 4,30,000 5 किलो के सिलेंडर सेल किए गए हैं। कुछ इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और हम इसमें वी आर लुकिंग इनटू द मैटर दैट हाउ टू स्ट्रीमलाइन द एंटायर सिस्टम। इसके अलावा कमर्शियल एलपीजी भी 14 मार्च से लगभग 60,000 टन कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स को दी गई है। स्टेट्स ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने में स्टेट गवर्नमेंट्स का, जैसा मैं कहती आई हूँ, बहुत अहम रोल है और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा
रेड्स जारी हैं। कल भी लगभग 2600 रेड की गई, लगभग 700 सिलेंडर भी सीज किए गए। इसी तरह कुछ टीवी चैनल्स में भी कुछ न्यूज़ आई है। दे आर ऑल अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड एक्शंस विल बी टेकन एज पर द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षमता निर्माण आयोग के स्थापना दिवस पर आयोजित कर्मयोगी साधना सप्ताह को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामना देते हुए कहा कि बदलते वैश्विक परिवेश के साथ शासन व्यवस्था को लगातार अपडेट करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिक देवो भव आज की प्रशासन का मूल मंत्र है और सरकार नागरिक केंद्रित व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि क्षमता निर्माण आयोग का उद्देश्य हर सरकारी कर्मचारी को सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि मिशन कर्मयोगी के माध्यम से सक्षम, संवेदनशील और समर्पित लोक सेवकों का निर्माण होगा, जो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएंगे। कर्मयोगी साधना सप्ताह के इस आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 21वीं सदी के इस कालखंड में तेजी से बदलती व्यवस्थाएं, तेजी से बदलती दुनिया और उनके बीच उसी रफ्तार से आगे बढ़ता हमारा भारत, इसके लिए पब्लिक सर्विस को समय के अनुरूप निरंतर अपडेट करना जरूरी है। कर्मयोगी साधना सप्ताह उसी प्रयास की एक अहम कड़ी है। आप सभी परिचित हैं, आज गवर्नेंस के जिस सिद्धांत को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका मूल मंत्र है नागरिक देवो भव। इस मंत्र में समाहित भावना के साथ आज पब्लिक सर्विस को ज्यादा कैपेबल, नागरिकों के लिए ज्यादा सेंसिटिव बनाने पर फोकस किया जा रहा है। अब शासन को सिटीजन सेंट्रिक बनाकर एक नई पहचान दी जा रही है। साथियों, सफलता का एक बड़ा सिद्धांत ये भी है कि दूसरों की लकीर छोटी करने के बजाय अपनी लकीर बड़ी करो। हमारे देश में आजादी के बाद से कई तरह संस्थाएं अलग अलग फोकस के साथ काम कर रही थी, लेकिन आवश्यकता थी एक ऐसी संस्था की जिसका फोकस कैपेसिटी बिल्डिंग हो, जो सरकार में काम करने वाले हर कर्मचारी, हर कर्मयोगी का सामर्थ्य बढ़ाए। इसी सोच ने कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन सीबीसी को जन्म दिया। आज सीबीसी के स्थापना दिवस पर ये नई शुरुआत और आईगॉट मिशन कर्मयोगी की सफल भूमिका हमारे प्रयासों को कई गुना ऊर्जा दे रही है। मुझे विश्वास है इन प्रयासों से हम आधुनिक, सक्षम, समर्पित और संवेदनशील कर्मयोगी की टीम बनाने में सफल होंगे। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर
आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले उन्होंने पूरे बंगाल का दौरा किया है और जनता बदलाव चाहती है। अमित शाह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने सीमाओं को सख्त करने और घुसपैठ रोकने की भी बात कही। साथ ही उन्होंने राज्य में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि इन समस्याओं से निजात तभी मिलेगी जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। मित्रों, मैं लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूं। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। आप सभी के साथ बातचीत करने का बहुत मौका मिलने वाला है, मगर मैं आज यहां आया हूं हमारे चारों प्रत्याशियों के नामांकन के लिए और विशेषकर शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए मैं आया हूं। चुनाव के पहले ही करीब करीब समग्र बंगाल का मेरा दौरा हुआ है। बंगाल में के कोने कोने में, कलकत्ता जाइए, दुर्गापुर जाइए, उत्तर बंगाल जाइए, हर जगह पे एक ही आवाज है, ये सरकार को बदल दो। मैं आज बंगाल की पूरी जनता जो टोलबाजी से त्रस्त है, महिलाओं की असुरक्षा से त्रस्त है, बेरोक टोक घुसपैठ होकर बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इससे त्रस्त है। पूरे बंगाल की जनता मांग कर रही है कि महान पश्चिम बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। पश्चिम बंगाल की बॉर्डर को सील कर पश्चिम बंगाल और देश भर से घुसपैठियों को चुन कर देश के बाहर निकालना चाहिए। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से बंगाल में भ्रष्टाचार का शासन हो गया, टोलबाजी फैल गई, सिंडिकेट ने बंगाल की जनता का जीना हराम कर दिया है और घुसपैठ इतनी बढ़ा दी कि पश्चिम बंगाल का अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। ये सारी चीजों का एक ही रास्ता है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। 2014 से जिस राज्य ने मोदी जी पर भरोसा रखकर सरकारें बनाई, वो सभी राज्य विकास के रास्ते पर आगे चल गए हैं। अब बारी हमारे बंगाल की है। मुझे बताओ भवानीपुर वालों, बंगाल में परिवर्तन करना है या नहीं करना है? बंगाल में तो परिवर्तन होगा ही, भवानीपुर में परिवर्तन करना है या नहीं करना है? मैं भवानीपुर की जनता को करबद्ध निवेदन करने आया हूं, 2 हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। पूरे बंगाल की मुक्ति के लिए हमारे प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी को प्रचंड बहुमत के साथ आप जिताइए और ये परिवर्तन पश्चिम बंगाल के लिए शुभंकर होगा। विवेकानंद जी, कवि गुरु टैगोर, बंकिम चट्टोपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कल्पना का सोनार बांग्ला हमें बनाना है, इसलिए परिवर्तन करना है। तो फिर से एक बार शुभेंदु दा, हमारे डॉक्टर सपन दास गुप्ता, बहन शत्रुता घोष, संतोष पाठक, हमारे चारों प्रत्याशियों को चुनाव जीतने की बहुत बहुत शुभकामना कर भवानीपुर वालों को पूरे बंगाल के परिवर्तन की जिम्मेदारी आपकी है, इसका एहसास कराकर
मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आकाशवाणी लखनऊ के 89वें स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह मंच दशकों से जनसंचार का सशक्त माध्यम रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले उत्तर प्रदेश की विभूतियों को मिले पद्म पुरस्कारों का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने आकाशवाणी के इतिहास और समाज में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उत्तर प्रदेश के वे सभी विभूतियां जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आज आकाशवाणी के स्थापना दिवस के अवसर पर इस मंच के माध्यम से भी उन्हें सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे सभी विभूतियों का और आकाशवाणी लखनऊ के माध्यम से संवाद की इस कला की ताकत को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करने वाले वे सभी आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सबका स्वागत करता हूं। आकाशवाणी की इस शानदार यात्रा को लेकर के 88 वर्ष के लखनऊ आकाशवाणी के इस शानदार यात्रा के लेकर के आकाशवाणी लखनऊ को मैं हृदय से बधाई भी देता हूं। हम लोगों ने बचपन में सबसे पहली आवाज हमारे इस कानों में कोई पड़ी थी, तब स्मार्टफोन नहीं थे, लैंडलाइन फोन भी नहीं थे, बहुत कम थे, इक्के दुक्के। टेलीविजन का कहीं अता पता नहीं था। जो सबसे पहली आवाज हम लोगों के सामने पड़ी थी तो आवाज आई थी आकाशवाणी की। उस सशक्त माध्यम के 88 वर्ष ठीक आज ही के दिन उस समय के उत्तर प्रदेश की प्रीमियर यानी संयुक्त प्रांत के प्रीमियर पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के कर कमलों से प्रारंभ हुआ था। और मेरा आज सौभाग्य है कि 88 वर्षों की शानदार यात्रा के आज के समारोह में उत्तर प्रदेश की उन विभूतियों को जिन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आकाशवाणी के कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति के माध्यम से या आकाशवाणी के संवर्धन में अपना योगदान देने वाले उन सभी विभूतियों को आज यहाँ पे सम्मानित करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की स्मृतियों को भी नमन करता हूं कि जिन्होंने 2 अप्रैल 1938 को इस केंद्र का शुभारंभ किया और आज इस यात्रा ने कहां से कहां तक की यात्रा प्रारंभ की है। मुझे लगता है जहां पहले कोई नहीं पहुंच पाता था वहां आकाशवाणी जरूर पहुंच जाती थी, गांव हो या शहर। और ये आजादी के पहले की यात्रा है। 1938 तब देश आजाद नहीं हुआ था। पहली धुन वंदे मातरम की, आकाशवाणी लखनऊ से वंदे मातरम का गायन हो रहा है। आजादी की लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जाना है, वह एक मंच आकाशवाणी बना था देश की आजादी के दौरान भी। और आजादी की उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के साथ ही कलाकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए, अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई विभूतियों के लिए, कृषि के लिए, युवाओं के लिए, या फिर अलग अलग क्षेत्र में जो लोग हस्तशिल्पियों के लिए कौन से कार्यक्रम हो सकते थे, इसमें व्यापक शोध होता था। आज यहाँ पे सीईओ प्रसार भारती भी है, मैं उनसे इसी बात का आग्रह करूंगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में आकाशवाणी की भूमिका कलाकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, हस्तशिल्पियों के लिए, समाज के अलग अलग तबके के लोगों के साथ साथ उन पुराने जो हमारे इस व्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी अन्य महानुभाव हैं, उन सब के बारे में भी एक नए दृष्टिकोण के साथ आकाशवाणी आगे बढ़ेगी। इस विश्वास के साथ मैं 88 वर्ष की इस शानदार यात्रा के लिए आकाशवाणी केंद्र लखनऊ को, उससे जुड़े हुए जितने भी यहाँ के पूर्व अधिकारीगण रहे हैं, उद्घोषक रहे हैं, प्रसारक रहे हैं, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की इन विभूतियों को जिन्हें पद्म पुरस्कार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सम्मानित किया गया है, आज इस अवसर पर उनका सम्मान हुआ है। मैं उनको सबका एक बार उनका भी हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
गोवा के पोंडा में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकारें सिर्फ चुनाव के समय ही सक्रिय होती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पोंडा में सड़कों की हालत खराब है और जगह जगह गंदगी फैली हुई है। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 14 वर्षों में न तो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है, न ही रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने जनता से आप प्रत्याशी को वोट देने की अपील की और गोवा को आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का वादा किया। हमारे देश में सब लोग चुनाव का इंतजार करते हैं, कब चुनाव आएगा, कब हमारे काम होंगे। जितनी भी ये दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं, ये 5 साल काम नहीं करती। जब चुनाव आता है तब अचानक काम शुरू हो जाते हैं। सड़कें ठीक होनी चालू हो जाती है, सफाई होनी चालू हो जाती है, नालियां साफ होनी चालू हो जाती है। होता है कि नहीं होता? सब लोग इंतजार करते हैं कब चुनाव आएगा, कब हमारे काम होंगे। 9 अप्रैल को पोंडा का चुनाव है। पोंडा के लोग इंतजार कर रहे थे कि कब चुनाव की घोषणा होगी, कब हमारे काम शुरू होंगे। इस बार तो बीजेपी की सरकार ने चुनाव में भी काम नहीं कराए। मैं अभी पोंडा में घूम रहा हूं, 3 दिन से आया हुआ हूं। इतना गंद है, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है। 14 साल से गोवा के अंदर बीजेपी की सरकार है। 14 साल में इन्होंने क्या दिया आपको? ना दवाइयां दी, ना इलाज दिया, ना साफ पानी दिया, ना नौकरी दी, ना बिजली दी। हमारे घर में कोई बीमार होता है, हम कहां जाएं इलाज कराने के लिए? मैं सीएम साहब से पूछना चाहता हूं, बीजेपी की 14 साल से सरकार है, पोंडा को क्या दिया इन लोगों ने? आम आदमी को, गीतेश नायक को, ये आम आदमी है, आम लोगों का आदमी आपके बीच में घूमता है। आम आदमी को आम आदमी को वोट दो, आपके काम आएगा, आपके बीच में घूमेगा, आपके सारे काम करवा के देगा। आप लोगों ने, पोंडा के लोगों ने अभी तक सबको मौका दिया। आपने एमजीपी को एमएलए बनाया, अभी तक कांग्रेस का एमएलए बनाया, बीजेपी का एमएलए बनाया। केवल 8 महीने बचे हैं। एक मौका आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को देके देखिए। एक मौका तो दे सकते हैं, 8 महीने के लिए तो दे सकते हैं, ज्यादा तो नहीं मांग रहे। एक मौका आप हमारे एमएलए को देके देखिए, एक मौका झाड़ू को देके देखिए। अगर हम काम ना करें, अगली साल बदल देना। एक ही साल तो है, 1 साल के बाद बदल देना, 8 महीने के बाद बदल देना। एक मौका झाड़ू को दीजिए। अपने परिवार के वोट भी दिलाएंगे, खुद भी देना है, परिवार को भी दिलाना है। एक और जिम्मेदारी, अपने आसपास के हर जितने लोग आए हैं, 2-2 परिवारों को और तैयार करना है। एक मौका आप झाड़ू को देके देखिए। अगर मैं गलत हूं तो अगली बार आप मेरी बात मत मानना, अगली बार वोट मत देना। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।